Dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System in Sustainable Agriculture, and our course number is Agro 5222. So, our today's topic is the component of farming system and integrated farming system, which is IFS, and their needs, concept, types, and advantages. Okay, so let us start. Okay, so the component of farming system and their maintenance. Okay, so what is the component of farming system? There are some component which are shown you, like some labor, soil, water, crops, and livestock. They are the farm family or different enterprises, we can say. ओके एक अलग अलग एंटरप्राइजेज है, या हम कह सकते हैं कि एक फार्म मैनेजमेंट है, या एक फार्म का क्या कह सकते हैं हम, ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं. सो दीज आर द कंपोनेंट्स फॉर फार्मिंग सिस्टम, लाइक लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, लेबर्स एंड देन सॉइल, वाटर, क्रॉप्स. दीज आर द कंपोनेंट्स, मतलब ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे फार्मिंग सिस्टम में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना. हम कह सकते हैं कि महत्व लेते हैं, ठीक है. सो दीज आर द कंपोनेंट्स. ओके, सो लेबर आर द कंपोनेंट्स, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स. व्हाई? क्योंकि लेबर की भी जरूरत पड़ती है हमें, है ना. लेबर जो है वो भी हमें आवश्यकता है, लेबर की भी हमें, लेबर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. तो लेबर के साथ साथ हमें सॉइल है, सॉइल में ही हम प्रोडक्शन लेंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी क्रॉप का. वाटर है, वाटर एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है फॉर द आर्टिफिशियल अप्लाइंग ऑफ आर क्रॉप प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है, इरिगेशन करने के लिए. देन द क्रॉप्स, क्रॉप्स ही हमारे फार्मिंग सिस्टम का कोर बेस है, हम कह सकते हैं, है ना. इसके बाद हम देखते हैं कि लाइफ स्टॉक में अलग अलग एंटरप्राइजेस है. लाइक लाइफ स्टॉक में क्या है आपका, वेटनरी है, डेयरी है, पिगरी है, पोल्ट्री है, डकरी है ना. तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन वन enterprises, we can say, which are comes under the category of livestock management. Okay, and the next is the farming system components. So the functions with in limitation of capacity, resources, socio-cultural settings, interacting with physical, biological, economic factors, managing agricultural activity, even non-farm vocations. ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स, ठीक है. हम ये कंपोनेंट्स को यूज़ करके, या हम इस एलिमेंट्स का यूज़ करके क्या करते हैं, फार्मिंग सिस्टम बनाते हैं, या फार्मिंग सिस्टम को क्या करते हैं, रन कराते हैं, राइट. और फिर उसको मेंटेनेंस करते हैं. मेंटेनेंस कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं कि हमने सपोज लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एक एंटरप्राइजेज है जो हमारे फार्मिंग सिस्टम में क्या किया, ऐड किया, राइट. अब उस लाइफ स्टॉक में हम अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द वेदर, अलग अलग ब्रांचेज या अलग अलग एलिमेंट्स लेंगे. लाइक पिगरी लेंगे अकॉर्डिंग टू द requirement and demand for that particular region और area as well. ओके, तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली पिगरी लेंगे. अगर हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है तो हम डकरी प्रोडक्शन करेंगे, फिशरी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे, या हम वो वहाँ पे साथ में लगाएंगे उसे, ठीक है. तो ये एक कंपोनेंट है, राइट. सो लेट अस मूव. Okay, so enterprises linked in different agro ecosystem. Okay, so there are three ecosystem like dry land, garden land, and wetland. And in that particular ecosystem we have some different enterprises. Okay, according to the region, according to the land areas and requirement also. Okay, so in dry land condition you can see, right, in you can see in left, right, dairy, poultry, goat and sheep, and then agroforestry, then farm pond, that means we can produce in that particular pond in fishery, okay, as well apiculture, right. Yes, apiculture. Then the second enterprises agro ecosystem is what, the garden land system. So in our garden land system we can execute the dairy farm, the poultry farm, the mushroom cultivation also, the apiculture and the piggery and the sericulture. Then we have some different ecosystem which is
wetland ecosystem. In wetland ecosystem, we can produce dairy functions, poultry, mushroom, apiculture, fishery and duckery. ओके, सो फिशरी हम क्यों करेंगे, पिगरी के, देखिए इस कॉलम में डिफरेंसेस आप देख सकते हैं. अगर आपने देखा होगा कि इस कॉलम में आपको डिफरेंसेस दिखाई पड़ जाएगा. कैसे कि देखो, हमने गार्डन लैंड, ड्राई लैंड एंड वेट लैंड में डेयरी हम ले सकते हैं. मतलब ये जो तीनों तरीके के जो रीजन्स हैं, ये तीनों प्रकार के रीजन से वहाँ हम डेयरी फार्म ले सकते हैं, है ना. डेयरी फार्म ले सकते हैं मतलब लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, मतलब लाइफ स्टॉक यानी काऊ या बुफेलो हम वहाँ कर सकते हैं, है ना. उसके बाद हम देखें कि पोल्ट्री भी हम तीनों लैंड में या एग्रो इकोसिस्टम में ले सकते हैं. देन इसके बाद आप देखिए, ड्राई लैंड में हम मशरूम नहीं कर सकते, ठीक है. मशरूम की कल्टीवेशन की जगह में हम गोट और शीप लेते हैं, ठीक है. वैसे ही हम क्या करते हैं, गार्डन लैंड एंड वेट लैंड में एपी कल्चर करते हैं. बट ड्राई लैंड में एपी कल्चर यानी कि एपी कल्चर मतलब क्या होता है, फिशरी फार्मिंग करना, है ना. फिशरी का मछली पालन करना, ठीक है. तो उसमें हमें ड्राई लैंड में क्या होता है, ड्राई लैंड में पानी की कमी होती है ना, एज यूजुअल. तो क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री हम वहाँ पे लेते हैं. एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, हम फॉरेस्ट्री क्रॉप्स लेते हैं, ओके, सिल्वी कल्चर अपनाते हैं. देन इन ड्राई लैंड में हम क्या करते हैं, फार्म पॉन्ड. अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमने वहाँ एक फार्म पे, एक पर्टिकुलर रीजन पे आर्टिफिशियली वाटर कलेक्ट करके फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है. और गार्डन लैंड में हम पिगरी और फिशरी एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि वेट लैंड का कोई लोड ही नहीं है. वेट लैंड में तो हम फिशरी कर ही सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है ना. सवाल क्या है, ड्राई लैंड का. ड्राई लैंड में क्या होता है, हमें अगर हमने फार्म पॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, अगर हमने फार्म पॉन्ड हमारे फार्मिंग सिस्टम एंटरप्राइजेज में ऐड करना है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है. तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम. ओके, the next topic is integrated farming system, which is IFS, and this is very important topics for our exam point of view, so always remember and listen very carefully. Okay, so firstly we will see what is IFS. IFS क्या है, क्या कैसे बना, IFS कैसे आया. So as you can see, the integrated farming system, which is IF, is a whole farm management system which aims to deliver more sustainable agriculture. It refers to agricultural system that integrate livestock and crop production. Okay, so we can say the combination of livestock management and crop production is called IF, integrated farming, right. So integrated farming system has revolutionized conventional farming of livestock, aquaculture, horticulture, agro-industry and allied activities. It is sometimes called as integrated biosystems or integrated agriculture as well. Okay, so integrated farming system is, we can say, the combination of crop production and along with livestock production. Okay, सो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एंटरप्राइजेस हम चला रहे हैं जहां क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम जो अलग अलग जो एंटरप्राइजेस हैं उनको भी साथ में लेके चलते हैं, ठीक है. और ये हम एक ऐसा है जहां रेवोल्यूशनरी कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, ठीक है. रेवोल्यूशनरी कन्वेंशनल फार्मिंग मतलब एक पद्धति से, एक नॉर्मल पद्धति से, एक सिंपल पद्धति से हम खेती करते हैं और सारे जो वेस्टेज हैं, सारा एक साइकिल चलता है. सारे मटेरियल्स हम जो हैं वो फार्म मटेरियल्स यूज़ करते हैं, आउटसाइड से हम कुछ भी चीज़ नहीं लाते, है ना. तो ये सारी चीज़ हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उस फार्मिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. ओके, एंड द नेक्स्ट इज, ओके, सो this is the some kind of definition which is given by the Paul Harris. Okay, so this is very important, so that you can highlight that particular line, which is, it is a system which comprises of interrelated set of enterprises with crop activity as base, will provide ways of recycle produces and waste from one component becomes on input for another part of the system, which reduces cost and improves soil health and production and or income.
Okay, so in that particular definition, you can highlight interrelated say set of enterprises with crop activities. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, मतलब क्रॉप एक्टिविटीज़ जो है उसके साथ साथ हम जो अलग अलग एंटरप्राइजेज हैं उनको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. ठीक है, वो है, ये किसने बोला था, पॉल हैरिस ने बोला था. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन राइट इन योर एग्जाम अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर डेफिनेशंस. ओके, सो यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स. Right, so now the next is the raw diagram of raw chart of, we can say, the integrated farming system. Okay, so in our topmost column we have them some crop production like rice, cassava, oilseeds crop, sugar crops, cash crop, some different kinds of crop, as well some kind of intercropping and cropping system you can execute in integrated farming system as also. Then in our right column we have some duck, pigs, buffalo and cattle. Okay, and then the bottom biodigester is what, the residues of which are comes from the duck, piggery, buffaloes, cattle, some kind of cattle's management. And then पॉन्ड, वाटर एंड फिश. ओके, सो हम ये जो एक साइकिल है, अब देखिए जो राइस, कसावा, ऑयल सीड, शुगर क्रॉप्स है, ठीक है, वो उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ठीक है, उनसे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, सॉरी, जो पॉन्ड, वाटर, फिश है, उनसे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में जा रहा है. ठीक है, और उनके जो भी रेसिड्यूज बच जा रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, हमारे पॉन्ड में आ रहे हैं, जिनको क्या कर रहे हैं, फिश एज अ फूड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे कि जो डक, फिशरी, बुफेलो है, ये क्या कर रहे हैं, बुफेलो को हम जो भी रेसिड्यूज होते हैं क्रॉप्स के वो खिला सकते हैं एज अ फीड. डकरी को भी हम जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो खिला सकते हैं एज अ फीड. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या है, इंटररिलेटेड है, interrelated along with the crop production with different enterprises. That is called the IFS model, integrated farming system model. ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि बायो डिजास्टर कैसा है. देखो बायो डाइजेस्टर कैसा है. तो बायो डाइजेस्टर का मतलब जो इनके वेस्ट मटेरियल है, किनके वेस्ट मटेरियल, जो मार्केट के जो भी डोमेस्टिक वेस्टेज हैं, फैमिली के जो भी डोमेस्टिक वेस्टेज हैं, वो बायो डिजास्टर के यूज़ में हम उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना. और जो डकरी है या पिग है या बुफेलो है, ठीक है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उनके जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी एज अ फार्म यार्ड मैन्योर या और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो ये क्या है, एक साइकिल चल रहा है जो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. ओके, सो लेट अस मूव. ओके, देन द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. वाई IFS इज नीडेड, क्यों हमें इनकी ज़रूरत पड़ी या क्यों ज़रूरत है हमें IFS मॉडल की. ठीक है, so there are some points like for reducing the risk due to biotic and abiotic stress, then the high input cost for meeting the rising need of food, feed, fiber, fuel and fertilizer, nutritional requirement of family, increased demand of soil nutrients for increasing the income, and the next is employment, standard of living and the sustainability. ओके, सो सस्टेनेबिलिटी तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि सस्टेन चीज़ें क्या हैं, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं या सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो ये मैंने पहले ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. इसमें हम आते हैं कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, ठीक है, मतलब हमें हमारी जो बेसिक नीड्स है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें मिल्क चाहिए, फूड्स चाहिए, फूड्स में हमें वेजिटेबल्स चाहिए, सीरियल्स चाहिए, पल्सेस चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, तो ये हमारा क्या है, फैमिली में हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है. ठीक है, इसके बाद इंक्रीज इन इनकम, किसका इंक्रीज होना, इनकम जो फार्म चला रहा है, फार्मर का है. ठीक है, फार्मर का इंक्रीज होना पर उसका जो पॉवर्टी लेवल है वो कम होना. ठीक है, तो ये सारे क्या है, इन सारे एलिमेंट्स की वजह से, इन सारे पॉइंट्स की वजह से हमें IFS मॉडल की नीड रही. ओके, देन नेक्स्ट इज concept of integrated farming system. So what is the concept? Like an arrangement of recycling products
बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट एज इनपुट टू अनदर लिंक्ड कंपोनेंट्स. ओके, सो अरेंजमेंट ऑफ रिसाइकलिंग, एज अर्लियर आई सेड कि एक रिसाइकलिंग चल रही है, उसको हम क्या करें, अरेंज करें, और जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं या जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें हम. बाई प्रोडक्ट्स में जो क्रॉप रेसिड्यूज आ जा रहे हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन से, डकरी और जो फिशरी से है, हमारे जो काउ डंक वगैरह हैं उनके जो बीट्स वगैरह हैं वो हम आ जा रहे हैं, है ना. और जो प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे डकरी से या जो लाइव स्टॉक हैं उनसे मिल्क मिल रहा है हमें, एग्स मिल रहे हैं, मीट्स मिल रहा है, ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स हैं. और बाई प्रोडक्ट्स क्या है, उनके जो रेसिड्यूज बच जा रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में भी है, जो हमें सीरियल्स मिल रहे हैं, पल्सेस मिल रहे हैं, वो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं. और जो उसकी क्रॉप के रेसिड्यूज मिल रहे हैं, जो हम एज अ फॉडर हमारे कैटल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, या एज अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस के जरिए जो मैन्योर हमारे फील्ड पे हम जो यूज़ कर रहे हैं, वो उसके क्या हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट करना या रिसाइकलिंग करना बाई प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स का, ये क्या होता है, एक ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है IFS मॉडल का. ओके, एंड द नेक्स्ट इज द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रिडक्शन करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैसे रिडक्शन करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐसे रिडक्शन करेंगे कि हमने कुछ भी चीज़ को उस फार्म पे वेस्टेज नहीं होने देना. हम बाहर से कोई न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं. फिशरी के जो फिशरी पॉन्ड से जो वाटर मिलते हैं, हम वाटर जो वेस्टेज वाटर होता है उनको एज ए इरीगेशन यूज़ कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम अगर करते हैं तो हमें बाहर से कुछ भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे फील्ड पे, है ना. एक्स्ट्रा जो हम एक्सटर्नल जो भी हम एलिमेंट्स लगाते हैं, फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशंस के लिए अलग अलग सिस्टम लगाते हैं, तो वो नहीं करने पड़ते. तो उससे क्या होता है, रिडक्शन होता है. किस में रिडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन होता है, राइट. एंड द नेक्स्ट इज द इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया. ठीक है, पर यूनिट एरिया पे हमें इंक्रीज करनी होती है प्रोडक्टिविटी. द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ द फार्म. टोटल इनकम ऑफ द फार्म मतलब अलग अलग एंटरप्राइजेस को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, अलग अलग एंटरप्राइजेस को जब हम बनाते हैं, है ना, उस फॉर्म पे हम जब लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा इनकम जनरेट होता है. ठीक है, किसानों का इनकम जनरेट होता है, उनकी पॉवर्टी लेवल जो होती है वो कम होती है. देन द नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फैमिली लेबर अराउंड द एरिया. ठीक है, मतलब हमारे पास जितना एरिया है उसका एक इफेक्टिव यूटिलाइज करते हैं, है ना, जिससे हमें फॉर्म इनकम ये मिलता है. हमारा जो रिडक्शन होता है, किस में रिडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन होता है. ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बढ़ते हैं. ठीक है, इनपुट हमें कम लगाने पड़ते हैं, आउटपुट हमें अच्छे खासे मिलते हैं. तो ये सारे कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट पे हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज okay, so there are some pie charts and then contribution of different integrated farming system. Okay, so which enterprises is contribute in that particular layout of integrated farming system we can say. so ये एक pie chart है जिसमें हमें क्या करना रहता है, contribution हम देख रहे हैं, है ना, कि किस enterprises का कितना contribution है integrated farming system में. तो this is very important, always remember. like you can see the crop, है ना, क्रॉप का कंट्रीब्यूशन कितना है, 25% क्रॉप का कंट्रीब्यूशन, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन हम सबसे ज़्यादा करते हैं. एंड देन 43% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द डेयरी प्रोडक्शन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन. मतलब हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टॉक का 43% कंट्रीब्यूशन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में. ओके, जस्ट बिकॉज हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड नंबर पोजिशन में है मिल्क प्रोडक्शन में, है ना. फर्स्ट पोजीशन में है मिल्क प्रोडक्शन, फर्स्ट पोजीशन में है हमारा मिल्क प्रोडक्शन में. तो ऑलवेज रिमेंबर. देन द सम डिफरेंट द 8% contribution in from the enterprises of the duckery, and then 10% is from fishery, then 7% is from poultry, then the 3% is from fruit production, and then the some 6% is from biogas, and 2% is of some फेंस क्रॉप, मतलब फेंसिंग वाले जो हम क्रॉप्स लगाते हैं उनका ये सब कंट्रीब्यूशन है. ओके, सो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट का होता है या डेयरी एंटरप्राइजेस का होता है. ठीक है, एंड देन आफ्टर 25% कंट्रीब्यूशन, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट डेटा.
दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेटा, दिस इज अप्रोक्सीमेट डेटा। तो यू कैन आइडियाज़ लाइक कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में अलग अलग एंटरप्राइजेस का। ओके, सो लेट अस मूव इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अलग अलग एग्रो इकोसिस्टम है। देखो मैंने जो आपको ब्रांचेस बताए वो सारे एक जैसे हमारे जो एरिया में अलग अलग टाइप के रीजन्स हैं, अलग अलग एग्रो इकोसिस्टम चल रहा है ना, अलग अलग वेदर कंडीशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग क्या होता है, हम एंटरप्राइजेस को उस जगह पे ऐड करते हैं, है ना। एक जैसे एंटरप्राइजेस हम नहीं कर सकते, राइट। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास 3 एग्रो इकोसिस्टम है, द इरिगेटेड लो एंड अपलैंड एरियाज, देन द रेनफेड एंड ड्राईलैंड एरियाज एंड द हिली रीजन्स। ओके, so we have 3 agro ecosystem majorly. Okay, so we can say the agro ecosystem has been divided into 3 category, like somewhere like irrigated and uplands, then the rainfed and dryland areas, and the third is hill regions. Okay, so in irrigated farming for different agro ecosystem, like देखो इसमें क्या है, क्रॉप कंपोनेंट एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हम करते हैं, है ना। मतलब जहाँ पे अपलैंड एरिया है ना, अपलैंड एरिया में हम क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, along with livestock प्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज फॉर द पर्टिकुलर एग्रो इकोसिस्टम विच इज अपलैंड एग्रो इकोसिस्टम। तो 1 हेक्टेयर का अगर एरिया है जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन और लाइवस्टॉक मैनेजमेंट भी करते हैं। ओके, देन वेटलैंड एरिया, ठीक है। तो वेटलैंड एरिया में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं हम, क्रॉपिंग के साथ साथ जो पैडी स्ट्रॉ बच जाता है उससे हम मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। मशरूम कल्टीवेशन करने के बाद जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो जो उसका रेसिड्यू बच जाता है वो हम अपने फील्ड पे एज अ मैन्योर, ऐसा डिकम्पोजिशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम वेटलैंड एरिया में फिशरी भी बना सकते हैं, फिशरी, डकरी, गोटरी, है ना, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, तो और अपलैंड एरिया में क्या करते हैं, हम सिर्फ क्रॉप मैनेजमेंट और लाइफ स्टॉक ही हम अच्छे से अपना सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज यस, हाँ, ओके, एंड द नेक्स्ट इज types of integrated farming system. Okay, so there are some different types, like 10 to 9 types of integrated farming system. The first type is crop livestock farming system. crop livestock में मतलब irrigated upland farming system. Then the crop livestock fishery farming system, that is irrigated lowland farming system. And then crop livestock poultry fishery farming system, we can say the wetland farming system. ठीक है, wetland area में हम कह सकते हैं इसमें crop poultry farming system, fishery, this is also the wetland areas comes from, है ना। and the crop fishery duckery farming system, crop livestock fishery vermicomposting farming system, then the crop livestock forestry farming system, this is the for hilly region, then the agri silvi apiculture system, then the agri horti silvi pastoral system. So these are the types of IFS system. Okay, so let us move the crop livestock farming system somewhere like this. क्रॉप के साथ साथ हमने फिशरी का भी प्रोडक्शन किया है, लाइवस्टॉक का भी प्रोडक्शन किया है, और जो फार्म पॉन्ड को हमने अलग से मेंटेन करके क्रॉप के साथ साथ अलॉन्ग विथ क्रॉप हमने क्या किया, एपीकल्चर भी किया है। ठीक है, तो दिस इज फॉर दी क्रॉप लाइवस्टॉक फिशरी फार्मिंग सिस्टम। एंड द नेक्स्ट इज क्रॉप लाइवस्टॉक पोल्ट्री, क्रॉप लाइवस्टॉक पोल्ट्री फिशरी फार्मिंग सिस्टम। सो ये हमने ये एक हाउस है जो हमारा पोल्ट्री हाउस है, जिसके नीचे हमने वाटर फार्म पॉन्ड बनाया हुआ है। फार्म पॉन्ड पे हमने क्या किया, एपीकल्चर किया है, फिशरी फार्मिंग की है, और साथ ही साथ अलॉन्ग विद दिस हमने क्रॉप का प्रोडक्शन भी किया है, राइट। तो दिस इज called the crop livestock poultry fishery farming system. This is also the types of farming system, integrated farming system. Then crop fishery livestock farming system. So इसमें हमने क्रॉप लिया है, ठीक है, तो क्रॉप में हमने अपलैंड पैडी मेज वगैरह लिया है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप भी लिया हुआ है हमने, ठीक है, गुआवा, पपाया, लीची, एंड देन लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी किया है हमने। तो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में हमने डेयरी, कैटल, पिग, चिकन, ठीक है,
chicken is somewhere poultry we can say, then duckery, rabbit भी लिया हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, मैंने बोला ना डिमांड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है अलग अलग एंटरप्राइजेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. देन द फिश is somewhere like rohu, katla, mrigla. These are the very important kind of fish, okay, we can produce in our integrated farming system. Okay, so and the next is dairy, agri, horti, silvi, pastoral farming system. ठीक है, ये जो है वो अपलैंड एरियाज़ के लिए होते हैं जहाँ पे हम डेयरी कैटल लेते हैं. एग्रीकल्चर में हमने प्रोडक्ट्स लेना है, उसमें सोयाबीन, हॉर्टिकल्चर से हम बनानास वगैरह ले सकते हैं. देन द सिल्वी कल्चर से हम टीक ले सकते हैं. देन पेस्ट्रल से हम कांगो, सिंगल एंड सेटेरिया, ग्लूनिया ग्रासेस ले सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द पेस्ट्रल सिस्टम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ डेयरी, एग्री, हॉर्टी, सिल्वी, पेस्ट्रल फार्मिंग सिस्टम. ओके, सो ये आप अपने एग्जाम में टाइप्स के साथ साथ ये ब्रांचेस में आप क्या क्या प्लांट्स ले सकते हैं वो भी आप लिख सकते हैं डिटेलिंग के लिए, राइट. ओके, देन the last is advantages of integrated farming system. So there are some advantages for farming system, which is regular income and year round development, provides food and nutritional security, eco recycling of agriculture residues, byproducts and wastage, better soil quality for sustainable agriculture, minimization in population hazards, improve microclimate, conservation of natural resources, minimizes the risk of failure in productivity. Okay, so these are the advantages of IFS model, integrated farming system. Okay, so आज के लिए बस इतना ही. I hope you all got the sense. Okay, and next lecture we'll discuss the allied sectors of allied enterprises of farming system. Okay, so thank you very much. Until then, be safe, take care. Thank you.